हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 10 विज्ञान विषय के अध्याय 12 विद्युत के अभ्यास प्रश्न उत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। इस चैप्टर की व्याख्या हमने बहुत अच्छे से पढ़ ली है। वो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आप चैनल की प्लेलिस्ट पर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर से जाकर दोनों पार्ट देख सकते हैं। पहले आप चैप्टर की व्याख्या अच्छे से देख लें ताकि आपको प्रश्न उत्तर समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो आज की इस क्लास में हम पार्ट के भीतर दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे और फिर अगली क्लास में हम इसके अभ्यास के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर जानेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहला प्रश्न जो पाठ के भीतर दिया गया है वो दिया गया है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो हमने चैप्टर की व्याख्या के दौरान पढ़ा था कि किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। कैसा होना चाहिए? सतत। सतत का मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है, बीच में कहीं गैप नहीं होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। ये दो विशेषता होती है परिपथ की। इससे विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी विद्युत परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, परंतु यदि परिपथ कहीं से टूट जाए या स्विच ऑफ कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक, इसी आधार पर हमने परिपथ को दो भागों में बांटा था, एक खुला परिपथ और एक बंद परिपथ। खुले परिपथ में क्या होता है कि आपका जो स्विच है वो क्या होता है? वो आपका स्विच ऑफ होता है। इस कारण से परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जब परिपथ बंद होता है तो स्विच ऑन की स्थिति में होता है और ऐसी स्थिति में इस परिपथ से क्या होती है? विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अभी आपको देखो ऊपर वाले चित्र में जो ये बल्ब बना हुआ है ये प्रकाश नहीं दे रहा है, क्योंकि दूसरे में बल्ब क्या हो रहा है? जल रहा है। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखें। विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो देखें, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? सब जानते होंगे। इसका विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। दर्शाते कैसे हैं? इस तरह से। ये ऐसा सिंबल होता है, ये इस तरह से इसको दर्शाते हैं। ये विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर का प्रतीक है। अब हमें पता है कि जो विद्युत धारा है उस विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है I = Q/T। क्या सूत्र होता है? I = Q/T। तो यदि मैं कहूं कि T बराबर कितना हो जाए? 1 सेकंड हो जाए और Q बराबर कितना हो जाए? Q बराबर 1 कूलाम हो जाए, तो ऐसी स्थिति में परिपथ से जो प्रवाहित होने वाली धारा है उसका मान कितना होगा? उसका मान होगा 1 एम्पियर। कब? जब 1 सेकंड के अंदर कितना आवेश प्रवाहित हो रहा हो? 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो। तो ऐसी स्थिति में विद्युत धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पियर होता है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला 3 नंबर। 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। तो देखें, इलेक्ट्रॉन और आवेश के बीच में क्या संबंध होता है? तो Q = Ne। क्या होता है? Q = Ne। और अगर हमें N का मान निकालना है तो क्या होगा? Q/E। ठीक, अब देखो, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन पर आवेश की तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो आपका आवेश होता है, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो हमें अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो N बराबर Q/E। Q का मान हमने माना 1 कूलाम, यहां पर दिया हुआ है 1 कूलाम, तो 1 कूलाम अपॉन E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगला देखें। उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। उस युक्ति का नाम बताना है, उस डिवाइस का नाम बताना है जो कोई चालक है। समझ लीजिए चालक है, इसके 2 सिरे हैं A और B। इन 2 सिरों के बीच में विभवांतर जो V वोल्ट है उसको बनाए रखने में मदद करती है। तो वो युक्ति कौन सी होगी? जहां से हम इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, जहां से करंट जा रहा है।
तो उस युक्ति का नाम क्या है? बैटरी है, जो एक या अधिक विद्युत सेलों से मिलकर क्या होती है? बनी होती है। और ये परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने का क्या करती है? काम करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट है। ऐसा हम कब कह सकते हैं? तो देखें, जैसे ये कोई चालक तार है, ये बिंदु और इसका एक है बिंदु बी। अब हम कब कहेंगे कि इन दो सिरों के बीच में विभवांतर कितना है? 1 वोल्ट है। कितना है? 1 वोल्ट है। ऐसा हम कब कहेंगे? तो देखें, विभवांतर का सूत्र क्या होता है? W/Q। क्या सूत्र होता है? W/Q। मतलब क्या हुआ कि यदि Q का मान कितना हो जाए? 1 कूलम हो जाए, और इस 1 कूलम आवेश को इस चालक तार या परिपथ से ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाए? किया गया कार्य अगर 1 जूल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यह विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक, देखो V बराबर क्या होता है? W/Q। तो यदि मैंने माना कि कूलम आवेश कितना है? आवेश 1 कूलम है, तो और इस 1 कूलम आवेश को ले जाने में जो खर्च ऊर्जा है वो कितनी है? 1 जूल है। तो W की जगह हम कितना रख देंगे? 1 जूल, और कूलम की जगह कितना रख लेंगे? 1 कूलम। आवेश की जगह 1 कूलम। तो V का मान कितना हो जाएगा? यहां से हो जाएगा 1 वोल्ट। आया समझ में? यही आपकी परिभाषा लिखनी है। तो हम कहेंगे कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। इसका मतलब यह है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश को ले जाने में कितना जूल कार्य करना पड़ता है? 1 जूल कार्य करना पड़ेगा। आया समझ में? तब ऐसी स्थिति में उन दो सिरों के बीच में उत्पन्न जो विभवांतर है वो कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। 6 वोल्ट की एक बैटरी है, उससे गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है, यह आपको बताना है। आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है वो आपको बताना है। तो देखो, अभी हमने सूत्र पढ़ा था V = W/Q, ये पढ़ा था। देखो यहां पर W क्या थी? ऊर्जा थी। तो W बराबर V गुणा Q, है ना? सॉरी, W नहीं, W = V गुणा Q। V क्या है? वोल्ट। वोल्ट कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की। ये लिखा 6V। Q कितना है? 1 कूलम। ये लिखा 1 कूलम। तो W = कितने हो जाएगी? 6 जूल। कितना हो जाएगा? 6 जूल। यानी ऐसी स्थिति में जो ऊर्जा है वो कितनी देनी पड़ेगी? 6 जूल ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी। वही मैंने यहां पर लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। एक चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो चैप्टर की व्याख्या में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि ये जैसे कोई चालक तार है, ये मैं एक चालक तार बना देता हूं यहां पर। ये चालक तार है, इसकी लंबाई कितनी है? L इसकी लंबाई है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? वो A है। इसका प्रतिरोध कितना है? प्रतिरोध माना कि R है। और इसमें से कोई विद्युत धारा I क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। तो चालक का जो प्रतिरोध R है वो R किस पर निर्भर करता है? सबसे पहले इसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। जितनी लंबाई ज्यादा होगी प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, यानी R व्युत्क्रमानुपाती होता है A के, एरिया के। फिर तापमान के समानुपाती, तापमान के समानुपाती। ये 3 चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। और किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर, जिससे मिलकर वो चालक पदार्थ बना हुआ है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई के तो समानुपाती होता है, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती और तापमान के समानुपाती, और साथ ही साथ पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। दिया हुआ है कि समान पदार्थ के 2 तार दिए हुए हैं। समान पदार्थ के 2 तार, एक पतला है और एक कैसा है? मोटा है। पदार्थ एक जैसा है। इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जबकि उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, और क्यों? ठीक है, आपको बताना है कि किसमें से विद्युत ऊर्जा का प्रवाह सही होगा और क्यों होगा, इसके पीछे कारण भी बताना है। देखो, मैं पहले चित्र से बताता हूं। जैसे ये एक प्रतिरोध, ये एक चालक तार है, इसको एक बैटरी से जोड़ा हुआ है। ठीक, एक दूसरा और चालक तार है, इसको भी बैटरी से जुड़ा हुआ है। दोनों की बैटरी बराबर है। समझ लीजिए, ये भी 6 वोल्ट की है, ये भी 6 वोल्ट की है। लेकिन ये तार कैसा है? ये मोटा है चालक तार,
और ये कैसा है, पतला है। ठीक है, ये कैसा है, एक पतला है और एक मोटा है। अब देखो, हमने पढ़ा कि जो चालक तार का प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी ये वाला एरिया, मोटाई जितनी ज्यादा होगी उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, और यदि एरिया कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो निश्चित सी बात है कि जो मोटा तार है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक होगा, है ना। जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध उस पतले तार की अपेक्षा कम होगा, जिसके कारण से उस मोटे तार से जो विद्युत धारा है वो आसानी से प्रवाहित हो जाएगी। आया समझ में, बिल्कुल सरल सी बात है। अभी हमने पढ़ा था कि चालक तार का जो प्रतिरोध है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो सिंपल सी बात है, मोटे तार का क्षेत्रफल है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसमें लगने वाला प्रतिरोध कम होगा। तो ऐसी स्थिति में पतले तार की अपेक्षा मोटे तार से जो विद्युत धारा का प्रवाह है वो आसानी से हो पाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें अगला प्रश्न। मान लीजिए कि किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर देने पर भी उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तब उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। क्या बोल रहा है कि समझ लीजिए, पहले कोई ये एक चालक तार था, ये ए और ये बी, इसमें लगने वाला विभवांतर कितना था, V वोल्ट था। अब बोल रहा है कि अब जो विभवांतर है इन दोनों के बीच में उसको आधा कर दे, यानी 1/2 V कर दे, तो उससे होने वाली, प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है क्या उसमें परिवर्तन होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि R प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, V/I। ये हम जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है ना। अब पहला हमने माना V1 है और दूसरा कितना माना, V2 है। ठीक, अब देखो V1 बराबर कितना है, V1 बराबर तो V ही है, V2 बराबर कितना है, V1 का आधा, ये हो गया V1 का आधा। ठीक, अब देखो अगर हम V और I के बीच में रिलेशन निकाले तो क्या होगा, तो होगा यहां पर देखो, है ना, यहां से अगर हम रिलेशन निकाले तो V इक्वल टू क्या होगा, IR, है ना। तो यहां पर हम दोनों को आमने सामने रख दिया, देखो V1 और यहां पर हमने क्या रखा, I1। यहां पर ये क्या है, I1 है। ठीक है, V1/I1 और V2/I2। फिर V2 को हमने इधर भेज दिया, तो V1/V2 बराबर I1/I2। क्या कर रहे हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं, क्योंकि देखो V और I दोनों एक दूसरे के समानुपाती है। तो हम क्या कहेंगे कि भाई V1 इक्वल टू I1 R1 और V2 इक्वल टू I2 R2। तो यहां पर प्रतिरोध दोनों के बीच समान है, नियत है, तो यहां पर R और R हमने माना दोनों जगह। तो देखो V1 क्या हो जाएगा, I1, और V2 क्या हो जाएगा, V2/I2 हो जाएगा। ठीक, अब हमें पता है, अब हमें देखो क्या किया हमने, इस I1 को इधर भेज दिया और V2 को इधर भेज दिया, तो सूत्र क्या बन गया, V1/V2 बराबर I1/I2। ठीक, अब V2 का मान हमें पता है, V2 का मान कितना है, V1 का आधा, तो V2 की जगह हम क्या रख देंगे, V1/2 रख देंगे, है ना। तो 2 कहां चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बराबर I1/I2, है ना। 2 बराबर I1/I2, मतलब क्या हुआ कि अगर विभवांतर आधा हो जाए तो धारा भी क्या हो जाएगी, धारा भी आधी हो जाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि देखो यहां से हम सीधे समझ सकते हैं, सूत्र होता है V इक्वल टू IR, यानी V और I दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समानुपाती है। यदि V आधा हो रहा है तो I का मान भी क्या हो जाएगा, I का मान भी आधा हो जाएगा। ठीक है, यही बात केवल समझनी थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे विद्युत टेस्टरों, ये टोस्टरों नहीं है, टेस्टर है, ठीक है, टेस्टरों और विद्युत स्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु या मिश्रातु के बनाए जाते हैं। इसके पीछे आपको कारण बताना है कि जो विद्युत टेस्टर होते हैं जिसकी सहायता से विद्युत को चेक किया जाता है, या जो विद्युत इस्त्री होती है जिससे कपड़ों पर प्रेस की जाती है, इनके जो अवयव है, जो तापन अवयव है, जो अंदर गर्म होते हैं, वो शुद्ध धातु के न बना के मिश्र धातु के बनाए जाते हैं।
इसके पीछे कारण क्या है वो आपको समझाना है। तो देखें इसके पीछे कारण क्या है। पहला, मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है वो प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है वो शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है तथा ताप वृद्धि के कारण इसकी प्रतिरोधकता में नगण्य परिवर्तन होता है। प्रतिरोधकता में उनके कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, भले कितना ही ताप बढ़ जाए उस धातु के, उस मिश्र धातु के ताप, उस प्रतिरोधकता में कुछ परिवर्तन ज्यादा देखने को नहीं मिलता। दूसरा, मिश्र धातुओं का जो अपचयन है यानी जो दहन है वो उच्च ताप पर शीघ्रता से नहीं होता है, जल्दी से वो पिघलती नहीं है। यही दो कारण है जिसकी वजह से जितने भी जो विद्युत तापन अवयव है, जैसे हीटर हो गया, विद्युत टेस्टर हो गया, विद्युत इस्त्री होगी, इन सब के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे अगला प्रश्न देखो क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए। पहला है, आयरन और मरकरी में कौन अच्छा विद्युत चालक है। तो देखो जो अच्छे विद्युत चालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है। तो इस सारणी से अगर देखोगे तो देखो आयरन और मरकरी, आयरन कहां पर है, आयरन देखो यहां रहा, मरकरी ये रही, तो सबसे अधिक प्रतिरोधकता किसकी है, प्रतिरोधकता अधिक किसकी है। देखो आयरन की है 10 गुणा 10 की घात -8, मरकरी कितनी है 94 गुणा 10⁻⁻8। मतलब क्या हुआ, आयरन की कम है तो जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी वो ज्यादा चालक होगा। अच्छा, तो आयरन है वो मरकरी की तुलना में एक अच्छा चालक होगा। दूसरा, कौन सा पदार्थ सर्वश्रेष्ठ चालक है। तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर सिल्वर है, चांदी। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है क्योंकि उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है। तो सबसे ऊपर यहाँ पर एजी है सिल्वर। लेकिन जो तार है वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। कारण क्या है, चांदी एक तो महंगी है, दूसरा चोरी होने का डर रहता है। इस वजह से जो तार है वो किसके बनाए जाते हैं, वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं। तो सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, सिल्वर की, उसके बाद तांबे की, उसके बाद एल्यूमिनियम की। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी है। कितने वोल्ट की, 2 वोल्ट के 3 सेल है, उसकी एक बैटरी है। मतलब 2 वोल्ट के 3 सेल है तो 3 गुणा 2 वोल्ट यानी बैटरी कितनी होगी आपकी, 6 वोल्ट की बैटरी होगी। में प्रतिरोध एक 5 ओम का प्रतिरोध है, एक 8 ओम का और एक 12 ओम का, और एक प्लग कुंजी है जिसमें जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। इसका एक आपको डायग्राम बनाना है। तो देखो 2 वोल्ट के 3 सेल है तो बैटरी कितनी होगी 6 वोल्ट की। ये हमने 6 वोल्ट की बैटरी बना दी। फिर इस परिपथ में 3 प्रतिरोध जोड़ दिए, एक 5 वोल्ट ओम का, एक 8 ओम का और एक 12 ओम का, क्योंकि तीनों श्रेणी क्रम में है। फिर हमने यहाँ पर एक प्लग कुंजी या स्विच जोड़ दिया, तो ये आपका एक पूरा परिपथ बन गया। ठीक, केवल आपको चित्र बनाना था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 1 का परिपथ दोबारा खींचिए। प्रश्न 1 में जो परिपथ है उसको दोबारा बनाना है, तो इस परिपथ को हमने दोबारा बना दिया। ये चित्र आपको दिख रहा है। इसमें प्रतिरोधकों से प्रवाहित विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर और 12 ओम के प्रतिरोधक सिरों के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर लगाना है। आपको क्या जोड़ना है, एक तो अमीटर जोड़ना है और एक वोल्ट मीटर जोड़ना है। फिर अमीटर और वोल्ट मीटर के पाठ्यांक क्या होंगे वो बताने हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने पढ़ा था कि जो अमीटर है उसका उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है और परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में इसको लगाया जाता है। दूसरी बात, वोल्ट मीटर को विभवांतर मापने के लिए यूज किया जाता है और इसको हमेशा पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो सबसे पहले हमने यहां पर देखो ये अमीटर है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। फिर 12 ओम के प्रतिरोध को मापने के लिए हमने यहां पर जो विभवांतर है उसको समांतर क्रम में जोड़ दिया, यानी ये परिपथ पूरा हो गया। ठीक, अब हमें इसका अमीटर और वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बताना है कि इस पर कितना मान दर्शा रहा होगा। तो सबसे पहले हमें बैटरी पता है कि 2 वोल्ट की 3 बैटरी थी, यानी बैटरी का कुल विभवांतर कितना हो गया 6 वोल्ट। ठीक, अगला हमें पता है कि तीनों जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R = R1 + R2 + R3। तीनों को हमने जोड़ दिया तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया 25 ओम हो गया कुल प्रतिरोध। ठीक, फिर हमें पता है अमीटर विद्युत धारा को मापता है, तो I = सूत्र क्या होता है V/R। V कितना है 6, R कितना है 25, और 6 के अंदर जब 25 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0.25 एम्पियर। ठीक, ये आ गया आपके अमीटर का पाठ्यांक। अमीटर पर इतना बता रहा होगा। फिर बताते हैं वोल्ट मीटर।
तो वोल्ट मीटर हमने कहां पर लगाया है? 12 ओम वाले प्रतिरोधक के सिरों के बीच में। भाई ये 12 ओम वोल्ट का प्रतिरोधक था, इसका समझ लीजिए ए बिंदु है और यहाँ पर बी बिंदु है, इन दोनों के सिरों के बीच में हमने लगाया है। तो V का मान क्या होता है? V का सूत्र होता है IR। क्या होता है? IR। I का मान कितना आया है? 0.24। R का मान कितना है? R का मान है यहाँ पर 12 वोल्ट। दोनों को गुणा करेंगे कितना आएगा? 2.88 वोल्ट। ये आपका आ गया विभवांतर। आज समझ में बिल्कुल। सबसे पहले हमने बैटरी का पाठ्यांक निकाल दिया, पूरा मान निकाल दिया। तो 2 वोल्ट के 3 सेल थे, यानी 6 वोल्ट की। फिर हमने प्रतिरोध की गणना करनी, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे, तीनों को जोड़ दिया 25 ओम। फिर हमें पता है I इक्वल टू होता है V/R, तो हमने यहां से निकाल दिया I का मान। फिर हमें पता है V इक्वल टू होता है IR, तो यहां से हमने निकाल दिया V का मान। बस यही ज्ञात करना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो आपके सामने। जब 1 ओम और 10 ओम, ये ए बिंदु पे है दो प्रतिरोध, 1 ओम और 10 ओम। फिर हमने 1 ओम और 10 ओम, कितना है? 10 ओम है क्या? हाँ, 10 ओम। एक मिनट, ठीक है, क्या बोल रहा है? हाँ, यहाँ पर दो स्थिति है। देखो, पहली स्थिति है एक ओम और एक 10 ओम। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है 1 ओम और 10 ओम तथा 10 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय करेंगे? आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, सिंपल सी बात है। तो देखो, पहली स्थिति में कितने प्रतिरोध है? यहां पर मैं बना लेता हूं चित्र भी। ये है 1 ओम और दूसरा प्रतिरोध है वो है आपका 10 ओम। इन दोनों को किसमें जोड़ा गया है? समांतर क्रम में, यानी पार्श्व क्रम में। अब आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो सिंपल सी बात है, सूत्र क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बस दोनों को जोड़ दो। तो देखो, 1/R1 की जगह क्या रख दिया? 1/1 और R2 की जगह क्या रख दिया? 10⁶। अब 10⁶ क्या होती है? एक के पीछे 6 जीरो लगा दो। जब इसको लसा पर लेके हल करेंगे तो आपके पास जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान क्या आएगा? उसका मान 1 से कम आ जाएगा। बस ये आपको जोड़ करनी थी, सिंपल सी बात है। अलग से भी मैं करके बता देता हूं। देखो, 1/R इक्वल टू 1/R1, R1 कितना है? 1 है, प्लस 1/R2, R2 कितना है? 10⁶। 1 2 3 4 5 और 6 लसा पर ले लेंगे, इसका इधर गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10⁶ प्लस 1 बटे में ये 10⁶ 1/R। R का मान निकालना है, इसको उल्टा कर देंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 10⁶ बट्टे में ये वाला मान। बस देखो, ये संख्या छोटी है ऊपर वाली, नीचे वाली बड़ी है। में भाग देने पर जो R का मान है वो क्या आएगा? 1 से कम आएगा। ये पहली स्थिति। फिर दूसरी स्थिति। दूसरी स्थिति में कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध। पहला प्रतिरोध है 1 ओम का, दूसरा 10 ओम का, तीसरा 10 ओम का। यहां पर भी हमें वही पार्श्व क्रम या समांतर क्रम दिया हुआ है। हमने ये सूत्र लगा दिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वही R1 का मान रख दिया 1, R2 का मान रख दिया 10⁻3, R3 का मान रख दिया 10⁻6। इसको हमने वही लसा पर लेके हल किया तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आया? 1 से कम आया। स्पष्ट मतलब क्या हुआ कि अगर पार्श्व क्रम में हम कभी भी तुल्य प्रतिरोध के मान की बात करें तो वो संयोजन में जुड़े हुए जितने भी प्रतिरोध है उनमें सबसे जो छोटा है उससे भी क्या आएगा? उससे भी हमेशा कम ही आएगा। तो देखो, इस संयोजन में सबसे कम प्रतिरोध कितना था? 1 ओम का। तो तुल्य प्रतिरोध देखो 1 ओम से भी दोनों स्थिति में क्या आया? कम आया। ये आपको याद रखना है। श्रेणी क्रम में सदैव तुल्य प्रतिरोध है वो हमेशा बड़े से भी अधिक आएगा, लेकिन पार्श्व क्रम में छोटे से भी क्या आएगा? कम आएगा। ठीक, ये आपका प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्या दिया हुआ है? 100 ओम का एक विद्युत लैंप है। कितने का? 100 ओम का। ठीक। 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर है। ठीक है। फिर 500 ओम, ये 5 या 2 नहीं है, ये 500 ओम है। 500 ओम का एक जल फिल्टर है। ये 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है। 3 डिवाइस है, एक लैंप है, एक टोस्टर है और एक फिल्टर है। ये तीनों पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं।
बैटरी कितनी बड़ी है, 220 वोल्ट की, ठीक है। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है यदि इस समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे। अब हम क्या कर रहे हैं, एक अलग से विद्युत स्त्री ले रहे हैं और उसको हम इस संयोजन में जोड़ रहे हैं। वह इतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती है। इन तीनों में विद्युत धारा का प्रवाह समान हो रहा है। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यह आपको बताना है, ठीक। तो देखो मैं आपको इसको अलग से एक नया पेज लेके समझा देता हूं, ठीक है। मैं एक नया पेज ले लेता हूं खाली और आपको वहां पर अच्छे से समझाता हूं। देखो क्या क्या प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है एक R1 बराबर दिया हुआ है, वो दिया हुआ था विद्युत लैंप, कितने ओम का, 100 ओम का, ठीक। फिर R2 दिया हुआ था विद्युत टोस्टर, वो कितने ओम का था, वो था आपका 50 ओम का, ठीक। तीसरी थी एक आपकी फिल्टर था R3, उसका ओम कितना था, उसका प्रतिरोध कितना था, 500 ओम। फिर आपकी बैटरी थी, बैटरी कितने वोल्ट की थी, बैटरी थी आपकी 220 वोल्ट की। इन सबको किसमें जोड़ा गया है, इन सबको जोड़ा गया है पार्श्व क्रम में। तो सबसे पहले हम निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध, 1/Rp क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500, ये तीनों ले लिया हमने। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 500। 100 का भाग दिया 500 में 5 बार, 50 का दिया 10 बार, 500 का दिया 1 बार, कितना आ गया 16/500, ठीक। ये आ गया आपका ओम। अब यहां से अगर हमें आर का मान निकालना है तो इसको कर देंगे उल्टा, तो कितना आ जाएगा 500/16 ओम। ये आ गया आपका पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ठीक। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब क्या है कि जो विद्युत स्त्री है वो उतनी ही धारा लेती है जितनी सब युक्तियां लेती है। मतलब कि विद्युत स्त्री है उसका प्रतिरोध हमने कितना माना, आर माना, और ये धारा भी उतनी की उतनी ले रही है। कितनी धारा ले रही है, आई धारा ले रही है ना। और हमें पता है कि जब कोई भी युक्ति पार्श्व क्रम में जुड़ी होती है तो सब में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो क्या होती है, वो यहां पर अलग अलग होती है। लेकिन यहां पे इसने बोला है कि ये जो विद्युत स्त्री है वो उतनी ही धारा ले रही है जितनी बाकी डिवाइस ले रही है। तो हमें क्या केवल ज्ञात करना है, हमें इससे ज्ञात करना है कि इससे कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, वो हमें ज्ञात करना था। तो R इक्वल टू वही 500/16 है ना, 500/16। तो 500/16, 500 में 16 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा 125/4। हमने किससे काट दिया, 4 से काट दिया, तो कितना आ जाएगा 31.25 ओम। कितना आ जाएगा 31.25 ओम। ये किसका मान आ गया, ये मान आ गया आपके आर का। अब हमें किसका मान निकालना है, विद्युत धारा का। तो हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आई का मान क्या होगा, V/R। V कितना है, बैटरी कितनी थी 220 वोल्ट की, बटे में 31.25 है ना, 220 बटे में 31.25। तो इसको भाग दे दो, तो देखो 220 भाग देना है आपको 31.25 का, तो इसका मान आपके पास आ जाएगा 7.04 एम्पियर। यह आ गया आपकी विद्युत धारा का मान, ठीक। यही आपको ज्ञात करना था, बिल्कुल सरल था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया, फिर हमने किसका मान निकाल दिया, विद्युत धारा का मान निकाल दिया। बस यही बात आपको ज्ञात करनी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या फायदे हैं, लाभ है। देखो ऊपर वाले में जो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं वो किसमें जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में। दूसरे वाले में किसमें जुड़े हुए हैं, प्रतिरोध पार्श्व क्रम में। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि पार्श्व क्रम है वो श्रेणी क्रम की तुलना में बेहतर क्यों है, इसका कारण क्या है। देखो सबसे पहला कारण क्या है कि श्रेणी क्रम संयोजन में यदि एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है और कोई भी अन्य अवयव काम नहीं करता। देखो जैसे यहां पर, जैसे मैंने बोला कि ये R1 टूट गया या खराब हो गया, जब ये टूट हो गया या खराब हो गया तो यहां से विद्युत धारा आगे प्रवाहित होना बंद हो जाएगी।
यानी भले बाकी उपकरण बिल्कुल सही है लेकिन वो काम करना बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ पर पार्श्व क्रम में ऐसा नहीं है कि यदि R1 खराब भी हो गया तो R2 और R3 चालू रहेंगे, इसमें कोई होने वाली समस्या नहीं है। ये पहला। दूसरा कारण, अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। तो जो सिंपल सी बात है, हमारे घर में जैसे टीवी चल रही है, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, तो सबके लिए अलग अलग विद्युत धारा की जरूरत होती है ना, सबके लिए अलग अलग वोल्टेज चाहिए। तो अगर सभी चीजें श्रेणी क्रम में जुड़ी होगी तो सब में तो एक जैसा वोल्ट जाएगा, तो हो सकता है किसी के लिए कम पड़ेगा, किसी के लिए ज्यादा पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में वो हमारे काम का नहीं है। लेकिन पार्श्व क्रम में ऐसा नहीं होता। पार्श्व क्रम में क्या होता है, पार्श्व क्रम में सब में जो वोल्टेज है वो उनकी मात्रा के अनुसार क्या होता है, अलग अलग प्रयुक्त होता है, सबके लिए धारा का मान अलग अलग होता है। लेकिन श्रेणी क्रम में सबके लिए धारा का मान एक जैसा होता है, अतः पार्श्व क्रम है वो श्रेणी क्रम की तुलना में बेहतर होता है। अगला कारण कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो सदैव क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, वो काफी कम होता है। इन तीन फायदों की वजह से जो पार्श्व क्रम है, समांतर क्रम है, वो श्रेणी क्रम की तुलना में बेहतर होता है। ठीक, अतः हमारे घरों में जितने भी हम युक्ति या जितने भी उपकरण यूज करते हैं उन सबको समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के तीन प्रतिरोध है, 2 ओम के और 3 ओम के और 6 ओम के। इसको किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो और 1 ओम हो। देखो अब कैसे पता करोगे, सबसे पहले ये समझो। पहले में देखो क्या है, 4 ओम, दूसरे में कितना है, 1 ओम। कितना निकालना है, 4 और ओम, 1 ओम। तो देखो यहां पर जो 4 ओम है वो इन तीनों से, ठीक है, तीनों से बड़ा तो नहीं है लेकिन 2 से बड़ा है। 2 ओम से और 3 ओम से क्या है, 2 ओम से और 3 ओम से बड़ा है, जबकि 3 ओम और 6 ओम से क्या है, बीच में है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि देखो पहली वाली स्थिति के लिए हमने 3 ओम और 6 ओम को किसमें जोड़ा, समांतर क्रम में, और 2 ओम को किसमें जोड़ा, श्रेणी क्रम में। ऐसा क्यों जोड़ा वो भी देखो, क्यों, क्योंकि जो 4 ओम है वो इस सबसे छोटे प्रतिरोध से क्या है, ज्यादा है, सबसे छोटे प्रतिरोध से क्या है, ज्यादा है। ठीक, तो हमने पहले इन दोनों को 3 ओम और 6 ओम को जोड़ दिया समांतर क्रम में। तो यहां से हमें जो तुल्य प्रतिरोध मिला वो कितना मिला, वो मिला 2 ओम। यानी अगली स्थिति ऐसी बन गई कुछ, ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम, और इन दोनों को हमने हल किया तो ये भी कितना मिल गया, 2 ओम मिल गया। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, दोनों को हमने जोड़ दिया R1 प्लस R2, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका 2 ओम प्लस 2 ओम, ये हो गया 4 ओम। ये पहली स्थिति में था। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में देखो जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना है, 1 ओम, यानी सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम है। और ऐसा कब होता है, पार्श्व क्रम में। तो हमने तीनों को किसमें रख दिया, पार्श्व क्रम में, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। ठीक है, तो वही हमने 1/2, 1/3 प्लस 1/6, तीनों का एलसीएम ले लिया, 6 आ गया एलसीएम। 2 का भाग दिया 6 में 3 बार, 3 का भाग दिया 2 बार, 6 का दे दिया 1 बार, कितना आ गया, 5/6, 1/RP। RP का मान कितना आ गया, 5 और 6 है, सॉरी, ठीक है, 6/6, तो RP का मान कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। तो दूसरी स्थिति में हमने किसमें जोड़ा, हमने तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। क्यों, क्योंकि जो तुल्य प्रतिरोध है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से क्या था, कम था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो जो कुल प्रतिरोध है, जो तुल्य प्रतिरोध है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से बड़ा आएगा, लेकिन पार्श्व क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध है वो सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम आएगा। तो ये आपको उसके अनुसार एडजस्ट करके हल करना पड़ेगा। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 प्रतिरोध यहां पर भी दिए हुए हैं, सॉरी 4 प्रतिरोध दिए हुए हैं, एक 4 ओम का, एक 8 ओम का, एक 12 और एक 24 ओम का। 4 कुंडलियों को इस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। एक तो अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है और एक न्यूनतम। तो सिंपल सी बात है, जब हमें अधिकतम प्राप्त करना है तो हम किसमें जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो देखो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो ये 4 ओम, ये 8 ओम, फिर ये 12 ओम और ये हो गया 24 ओम। ये 4, ये 8, ये 12 और ये 24। श्रेणी क्रम में क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 और 24 48, यानी कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 48 ओम। कौन सी स्थिति में, श्रेणी क्रम में। फिर हमने निकालना न्यूनतम।
तो निम्नतम के लिए हम क्या करते हैं, पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। तो पार्श्व क्रम का हमने सूत्र लगा दिया, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। सबका मान ले लिया, एलसीएम कितना आया 24। फिर इसको हल किया तो मान कितना आ गया 1/2। कितना आ गया 1/2। और जब हमने तुल्य प्रतिरोध निकालना आरपी तो वो कितना आ गया, इसको उल्टा कर देंगे तो 2/1, यानी आरपी का मान कितना आ गया आपका 2 ओम आ गया। ये हो गया न्यूनतम प्रतिरोध। ये तो सिंपल सी बात है, आप डायरेक्ट हल कर सकते हैं। अधिकतम के लिए हम हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और निम्नतम के लिए हमेशा सदैव हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। बस हमें दोनों के सूत्र लगाने हैं और मान रख देने थे। ठीक, अगला प्रश्न देखो, किसी विद्युत हीटर की डोरी को क्यों उत्पत्त नहीं होती जबकि उसका तापन अवयव उत्पत्त हो जाता है, ये आपको बताना है। किसी विद्युत अवयव की जो डोरी है वो उत्पत्त क्यों नहीं होती जबकि उसका जो तापन अवयव है वो उत्पत्त हो जाता है। डोरी गर्म क्यों नहीं होती है जबकि जो उसका तापन अवयव होता है वो ज्यादा गर्म होता है, इसके पीछे कारण क्या है। तो देखो, विद्युत डोरी और तापन अवयव दोनों किसमें जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में। जिससे होता क्या है, दोनों में जो धारा है वो समान प्रवाहित होती है, परंतु जो डोरी है उसका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जबकि जो तापन अवयव जुड़ा होता है, जो अंदर तार लगा होता है, वो विशुद्ध रूप से क्या होता है, प्रतिरोधक। विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक का मतलब है कि उसमें से होकर आगे विद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती, यानी जिसका प्रतिरोध क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। अतः जूल के नियम से हमें पता है कि जो H है यानी उत्पन्न होने वाली उष्मा है वो प्रतिरोध के क्या होती है, समानुपाती। प्रतिरोध जितना अधिक होगा उत्पन्न होने वाली उष्मा उतनी ही अधिक होगी। इसीलिए प्रतिरोध यहाँ पर अधिक होने के कारण जो संपूर्ण ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से किसमें बदल जाती है, वो उष्मा में बदलकर तापन अवयव को क्या कर देती है, उत्पत्त कर देती है, यानी गर्म कर देती है। जबकि जो डोरी है, डोरी का जो प्रतिरोध है बिल्कुल न के बराबर होता है, और जब न के बराबर होगा तो उत्पन्न होने वाली उष्मा भी क्या होगी, न के बराबर, जिसके कारण से उसके ताप में कुछ भी वृद्धि नहीं होती है। यही इसके पीछे का कारण है। ठीक, आपको याद रखना है जूल का तापन नियम, H समानुपाती R। तो जितने भी विद्युत हीटर हो गया, इसके अलावा विद्युत इस्त्री होगी, इसमें क्या होता है कि जो अंदर तापन अवयव होता है, जो गर्म होता है, उसका प्रतिरोध इतना अधिक होता है कि उससे होकर आगे विद्युत धारा प्रवाहित हो ही नहीं सकती। इसी कारण से जो संपूर्ण विद्युत ऊर्जा है वो उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, और इस कारण से उसके अंदर का जो अवयव है वो गर्म हो जाता है। ठीक, आगे, 1 घंटे में 50 वॉट विभवांतर से, 1 घंटे में 50 वॉट विभवांतर से 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न उष्मा निकालनी है। क्या निकालनी है, उत्पन्न उष्मा निकालनी है। तो सबसे पहले देखो आवेश कितना दिया हुआ है, 96,000 कूलाम। समय कितना दिया हुआ है, 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 3600 सेकंड। बी कितना दिया हुआ है, 50 वोल्ट। ठीक है, ये डब्ल्यू नहीं है, ये बी है, 50 वोल्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाल ली, विद्युत धारा। I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। Q का मान कितना दिया हुआ है, 96,000। T का मान कितना दिया हुआ है, 3600। इसमें आएगी एम्पियर में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, कितना आ गया 960 बट्टे में 36। फिर हमें पता है H का सूत्र क्या होता है, H का सूत्र होता है VIT। क्या होता है, VIT। ये मैं मिटा देता हूं, R नहीं है, VIT। तो देखो V का मान कितना है 50, I का मान कितना है आपके पास 960 बट्टे में 36, T का मान कितना है 3600। 36 से 3600 कट गया 100 बार, इन तीनों को गुणा कर दो, कितना आ गया 4.8 गुणा 10⁶ जूल आपकी होगी उष्मा। ठीक है, बिल्कुल सरल है, केवल हमने पहले आई का मान निकाल दिया और उसके बाद हमने H का सूत्र लगा के जूल के तापन नियम से जो हमने सूत्र पढ़ा था H इक्वल टू VIT, उस सूत्र का उपयोग करके हमने किसका उपयोग कर दिया, उत्पन्न होने वाली उष्मा का मान निकाल दिया। ठीक, अगला प्रश्न देखो, 20 ओम प्रतिरोध की कोई इस्त्री है, यानी R का मान कितना दिया हुआ है, 20 ओम दिया हुआ है। ठीक है, कितनी धारा उत्पन्न करती है, I का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर। समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 30 सेकंड दिया हुआ है। क्या निकालनी है, उष्मा। अभी सूत्र पढ़ा H इक्वल टू VIT, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ, V नहीं दिया हुआ, तो V इक्वल टू क्या होता है IR। तो H की जगह V की जगह क्या रख दिया IR, तो सूत्र बन गया I स्क्वायर RT। I स्क्वायर कितना है, I है 5, इसका स्क्वायर, R कितना है 20, समय कितना है 30 सेकंड, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 20,
गुणा 30, तीनों को गुणा कर दो, 15,000 जूल। कैसे लिखेंगे? 1.5 गुणा 10 की घात 4 जूल उत्पन्न होने वाली ऊष्मा। ठीक, अगला प्रश्न देखो। विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे करते हैं? तो सिंपल सी बात है कि विद्युत जो धारा है उसके द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की दर को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शक्ति, यानी P इक्वल टू W अपॉन क्या होता है? T होता है। ठीक, W क्या है? उत्पन्न उपभुक्त विद्युत ऊर्जा, T क्या है? समय, W अपॉन T। W क्या होता है? QV बटे में T, और Q बटा T क्या होता है? Q बटा होता है T, I होता है। तो P बराबर क्या हो गया? P बराबर सूत्र हो गया VI। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। कोई विद्युत मोटर है, 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। ठीक, V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट, I का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर। मोटर की शक्ति निकालनी है, P निकालना है, 2 घंटे समय दिया हुआ है, और उत्पन्न ऊष्मा निकालनी है, उपभुक्त ऊर्जा निकालनी है। तो सबसे पहले शक्ति निकाल दी, V गुणा I। सिंपल सा सूत्र है, P इक्वल टू VI। V का मान है 220 वोल्ट, I का मान है 5, कितना आया? 1100 वॉट। अब शक्ति को बड़ा मात्रक क्या है? शक्ति का बड़ा मात्रक है किलोवाट घंटा, तो हमने 1000 का भाग दे दिया, तो कितना आ गया? 1.1 किलोवाट घंटा। ठीक, 1.1 किलोवाट घंटा। अब मैं क्या निकालनी है? हमें निकालनी है ऊर्जा। तो हमें पता है P इक्वल टू क्या था? W अपॉन T। हमें निकालना है W। W क्या होगा? P गुणा T। P कितना आया? 1.1 किलोवाट। समय कितना दिया हुआ है? 2 घंटे। तो दोनों का गुणा कर दिया, कितना आ गया? 2.2 किलोवाट घंटा। ये किलोवाट था, ठीक है। ये आ गया ऊर्जा, कितनी आ गई? 2.2 किलोवाट घंटा। यानी सबसे पहले हमने शक्ति का सूत्र लगा दिया, P इक्वल टू VI। फिर हमें किसका सूत्र निकाल दिया? फिर हमने ऊर्जा का, W इक्वल टू, यानी P बराबर क्या होता है? W बटा T। यहां से हमें W निकालना है, तो P गुणा T। बस ये दोनों सूत्र लगा दिए और आपके उत्तर आ गया। ठीक, तो इस प्रकार हमने आपके पाठ के भीतर दिए गए जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो फिर बस लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा आप मुझे FB, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम आदि पर भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको सभी प्रकार के नोट्स और बाकी स्टडी मटेरियल भी टाइम पर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।